हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? सभी का हमारे YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मुड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मुड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा आंतरिक प्रवाह तंत्र, और उसके बाद में हमने पढ़ा अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। आज हम लेके आए हैं आपके सामने बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने यही पॉइंट है कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यहां है अपना मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान से, यानी महू नामक स्थान से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। यानी चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, यह हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, क्योंकि यह हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जानना यानी जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी। मैं से क्या? मध्य प्रदेश, और मैं से क्या? महू। ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी था। ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी था क्या? कि इस नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ी। नाम क्या? जनापाव की पहाड़ी। क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी था कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो जनापाव यानी जानना, जनापाव की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। एक बार पुनः, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान से, जनापाव की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या होता है? चंबल नदी होता है। क्या नाम होता है? चंबल नदी। देखते हैं अब हम चंबल नदी को। तो चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ी से। कहां से होता है? जनापाव की पहाड़ी से होता है, और यह नदी मध्य प्रदेश में रतलाम, मंदसौर, नीमच में बहती है। यह नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलने के बाद यह नदी मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच में यह नदी बहती है। इसके बाद में यह नदी एंट्री करती है राजस्थान में। कहां एंट्री करती है? राजस्थान में यह नदी एंट्री करती है, और एंट्री कहां पर करती है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कहां करती है? चित्तौड़गढ़ जिले में यह नदी एंट्री करती है। जैसे क्या? चंबल। जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। और स्थान कौन सा? 84गढ़ स्थान। यानी चह का एक बेजोड़ क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध। यानी चह से क्या? चंबल। क्या बना? चंबल। और चह से कौन सा जिला बना? चित्तौड़गढ़। और चह से कौन सा स्थान बना? 84गढ़ स्थान। यह राजस्थान के
चित्तौड़गढ़ जिले में नदी प्रवेश करती है, और स्थान पूछा जाए तो ये नदी 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसके बाद में ये नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के बाद इसके बाद में बूंदी व कोटा की सीमा बनाती हुई यह नदी चली जाती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर, और धौलपुर के बाद में ये नदी चली जाती है यूपी में। कहां चली जाती है? यूपी में। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला 84गढ़ नामक स्थान पर यह नदी एंट्री करती है, और यह नदी इसके बाद में कोटा व बारां जिले की सीमा बनाती हुई यह नदी चली जाती है यूपी में। कहां चली जाती है? यूपी में। देखते हैं हम, नदी का नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। सबसे पहले मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बना लेते हैं। हाँ, तो मध्य प्रदेश के महू जिले से जानापाव की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या होता है? चंबल नदी नाम होता है। क्या होता है? चंबल उसका नाम होता है। मंदसौर, रतलाम और नीमच से ये नदी बहने के बाद ये राजस्थान में एंट्री कहां करती है? 84गढ़ नामक स्थान। तो कुछ जिलों कौन सो? तो जिलो यमुना कौन सो? चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिला। यानी 84गढ़ नामक स्थान से ये राजस्थान में ये एंट्री करती है, और जिले का नाम कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। इसके बाद में ये नदी कोटा व बूंदी की सीमा बनाती हुई ये नदी सवाई माधोपुर में चली जाती है। उसके बाद में करौली व इसके बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद में ये नदी चली जाती है यूपी में। कहां चली जाती है? यूपी में ये नदी चली जाती है। और यूपी का जिला कौन सा होता है? इटावा। कौन सा? इटावा जिला के मुरादगंज स्थान पर, मुरादगंज स्थान पर यह नदी किस नदी में जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। और यमुना नदी के बारे में आप भारत का भूगोल है उसमें जो हमारे सर सुखदेव जी सर पढ़ा रहे हैं, वहां पर आप यमुना नदी व गंगा नदी को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। तो आप यमुना व गंगा नदी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सुखदेव जी सर का जो वीडियो है उसको आप देखें, पूरे डिटेल के साथ देखें उनको वीडियो को आप। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि चंबल नदी है वह इटावा यूपी उत्तर प्रदेश में मुरादगंज नामक स्थान पर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। किस नदी में? गंगा नदी में अपना जल गिराती है, और गंगा नदी अपना जल लेकर कहां जाती है? अरब सागर। कहां पर? अरब सागर में। एक बार पुनः देखिए, मध्य प्रदेश के महू जिले से जानापाव की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम चंबल होता है। क्या होता है? चंबल होता है। वह रतलाम, मंदसौर व नीमच में यह नदी बहने के बाद राजस्थान में एंट्री करती है। 84गढ़ नामक स्थान चित्तौड़गढ़ जिले से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में यह प्रवेश करती है। इसके बाद में कोटा व बूंदी जिले की सीमा बनाती हुई ये नदी चली जाती है सवाई माधोपुर। इसके बाद में चली जाती है कहां पर? ये नदी करौली, और इसके बाद में धौलपुर। धौलपुर के बाद में ये नदी चली जाती है कहां पर? कहां पर चली जाती है? यूपी में। यूपी में इटावा जिला मुरादगंज स्थान पर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी गंगा नदी में अपना जल गिराती है, और गंगा नदी अपना जल कहां लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। तो ये है चंबल नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम देखेंगे कि चंबल नदी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है।
एक बात सीधी है कि हर राजस्थान में अपना क्या है कि हर के क्या है दो नाम है, हर चीज, हर लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनके क्या है हर के दो नाम होते हैं। जैसे घर में कालिया धोलिया, तो ये नाम होता है। तो वैसे चंबल नदी को वेदों में क्या कहा गया है? वेदों में इसे कहा गया है दोस्तों चर्मणवती नदी। क्या कहा गया है? चर्मणवती नदी कहा गया है। यानी वेदों में इस नदी को चर्मणवती नदी कहा गया है। वेदों में चंबल नदी को चर्मणवती नदी कहा गया है। इसके बाद में इस नदी के और जो उपनाम है वह है नित्यवाहिनी, नित्यवाहिनी, कामधेनु। यानी चंबल नदी को वेदों में कहा गया है चर्मणवती नदी। क्या कहा गया है? वेदों में से चर्मणवती नदी कहा गया है। और इस नदी को उपनाम और भी है जिसे नित्यवाहिनी कहा जाता है, कामधेनु भी कहा जाता है, वह बारहमासी नदी भी कहा जाता है। बारहमासी नदी भी इस नदी को कहा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से बहती है। चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान के 6 जिलों में है। कितने जिलों में? 6 जिलों में है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, उसके बाद में है कौन सा? कोटा, इसके बाद में बूंदी, इसके बाद में सवाई माधोपुर, इसके बाद में करौली, इसके बाद में धौलपुर। तो राजस्थान के 6 जिलों से चंबल नदी का क्या होता है? प्रवाहित होती है चंबल नदी। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। यानी चित्तौड़गढ़ से आती हुई ये कोटा चली जाती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली वाया धौलपुर होते हुए नदी किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी किस में मिल जाती है? गंगा नदी में। और गंगा नदी अपना जल लेकर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो राजस्थान के 6 जिलों में चंबल नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की हम बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। वह राजस्थान में है 322 किलोमीटर। दोस्तों यह है सरकारी सर्वे के आधार पर, सरकारी सर्वे के आधार पर कितना है? 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वह 322 किलोमीटर है राजस्थान में इस नदी की क्या है? लंबाई। ये तो है सरकारी सर्वे के आधार पर, आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी किताबों में क्या है कि इस नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। कितनी है? 966। कई किताबों में 965 भी लिखी हुई होती है, 965 किलोमीटर। और राजस्थान में हम बात करें तो है 135 किलोमीटर। यानी कुल लंबाई कितनी है? 966 या 965 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 135 किलोमीटर। यानी 1051 किलोमीटर सरकारी सर्वे के आधार पर चंबल नदी क्या है? लंबाई है। वह 322 राजस्थान में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहीं ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि कहीं ये आंकड़ा ना हो 966 और वहां आंकड़ा हो 1051, तो आपको ध्यान में ये रखना है। तो ये तो है सरकारी सर्वे के आधार पर। और ये अपनी जो किताबों में दी हुई होती है ऑथेंटिक बुकें हैं। तो कुल है 966 में 965 किलोमीटर और राजस्थान में है 135 किलोमीटर। कितने हैं? 135 किलोमीटर।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो चंबल नदी है, इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। तो हम देखेंगे चंबल नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले हमारे सामने आता है कि चंबल नदी है, कौन सी, चंबल नदी जो है, जो राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। बट इसके अपोजिट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नदी है बनास नदी। कौन सी है, बनास नदी। तो सिर्फ आपको तो ध्यान रखना है कि में और की पर, अगर में पूछा गया है राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। और राजस्थान की पूछा जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास नदी है। कौन सी है दोस्तों, बनास नदी है। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि कहीं प्रश्न में राजस्थान में तो नहीं पूछा गया है, क्या कहीं राजस्थान की तो नदी नहीं पूछी गई है, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह होगी चंबल नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वह नदी कौन सी है, बनास नदी। कौन सी है, बनास नदी। इसके बाद में दूसरी जो विशेषता है महत्वपूर्ण, वह विशेषता है कि चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है, तो आपको क्या बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी का क्या है, प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद में जो 3 नंबर विशेषता है कि चंबल नदी के जल में गांगेसूस नामक स्तनपायी जलीय जीव पाया जाता है। जलीय जीव पाया जाता है, क्या नाम है उसका, गांगेसूस स्तनपायी जलीय जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्तनपायी जो जलीय जीव है गांगेसूस, वह पाया जाता है। इसके बाद में अगली इसकी विशेषता है कि बीहड़ क्षेत्र के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, किस क्षेत्र के लिए, बीहड़ क्षेत्र के लिए, बीहड़ क्षेत्र के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, सर्वाधिक तो वह नदी जानी जाती है चंबल नदी। कौन सी नदी जानी जाती है, चंबल नदी। यानी आपसे पूछा जाए कि बीहड़ के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन सी है, बीहड़ क्षेत्र के लिए जाने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। इसके बाद में इसकी जो विशेषता है कि चंबल नदी सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी है। चंबल नदी सर्वाधिक स्थायी जल वाली क्या है, नदी है। सर्वाधिक स्थायी जल वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी है। इसके बाद में चंबल नदी है, चंबल नदी 15वें गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी 15वें गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक गुफाएं किस जिले में पाई जाती है, कोटा जिले में पाई जाती है। कोटा जिले में सर्वाधिक गुफाएं पाई जाती हैं। तो बीहड़ क्षेत्र के लिए जाने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। सर्वाधिक स्थायी जल वाली कौन सी नदी है, चंबल नदी।
और चंबल नदी कंदराओं व गुफाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और जो ये कोटा जिले में सर्वाधिक क्या है, स्नेह जल वाली नदी है, यानी कोटा जिले में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, गुफाएं पाई जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अगली इसकी विशेषताएं क्या क्या है। चंबल नदी के किनारे, किसके किनारे, चंबल नदी के किनारे कोटा शहर, कोटा शहर व हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज जिसे झूलता हुआ पुल कहा जाता है, झूलता हुआ क्या कहा जाता है, पुल कहा जाता है, यानी हैंगिंग ब्रिज और कोटा शहर, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य इसी नदी के किनारे स्थित है। यानी कोटा शहर, हैंगिंग ब्रिज जिसे झूलता हुआ पुल कहा जाता है और चंबल घड़ियाल अभयारण्य इसी नदी के किनारे है। तो आपसे पूछा जाए कि कोटा शहर, हैंगिंग ब्रिज जिसे झूलता हुआ पुल कहा जाता है वह चंबल घड़ियाल अभयारण्य इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम देखेंगे कि चंबल नदी की और कुछ महत्वपूर्ण कौन कौन सी जो इनकी विशेषताएं हैं तो हम देखेंगे। तो दोस्तों आप साथ साथ में इस ये जो नदी है इसको आप नोट करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो इसके बाद में हमारी विशेषताएं हैं कि चंबल नदी गहरे गार्जों में तीव्रता से बहती है। चंबल नदी गहरे गार्जों में यह तीव्रता से बहती है। इस कारण इसे वाटर सफारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर सफारी भी कहा जाता है। यानी जो यहां से लेकर कोटा तक ये नदी गहरे गार्जों में बहती है। चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा तक ये नदी पूरे संकीर्ण में गहरे गार्जों में बहती है, यानी बहुत ही तेज गति से बहती है, इसलिए इसे वाटर सफारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर सफारी भी कहा जाता है। तो यह तो थी चंबल नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या है, चंबल नदी की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं, जिसका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, उत्तर की ओर क्रम क्या है। कई बार परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि दक्षिण से चंबल नदी पर स्थित बांधों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम कौन सा है। तो आपको उनको शेयर करना होता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो चंबल नदी बनाए गए बांध हैं उनका सही क्रम कौन सा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के महू जानापाव की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का। इसके बाद में यह नदी रतलाम और मंदसौर में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। मंदसौर में भानपुरा नामक तहसील में एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या, कौन सा है, गांधी सागर बांध ना, क्या नाम है, गांधी सागर है। गांधी सागर बांध। इसके बाद में यह नदी एंट्री करती है कहां पर, यह नदी एंट्री करती है चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला चौरासीगढ़ नामक स्थान पर यह नदी प्रवेश करती है। यहां पर रावत भाटा में एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है, राणा प्रताप सागर बांध।
राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, बांध का क्या नाम है? यानी सबसे पहले गांधी सागर बांध जो बना हुआ है किसमें? मध्य प्रदेश में भानपुरा तहसील और जिला कौन सा? मंदसौर। इसके बाद में राजस्थान में बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध और इस का नाम क्या है? रावत भाटा। कौन सा? रावत भाटा। और इसके बाद में 3 नंबर जो बांध है वो कौन सा बांध है? वो बना हुआ है कोटा। कहां पर? कोटा जिले में एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध बना हुआ है कोटा में। इसके बाद में 4 नंबर जो बांध है कोटा में ही बना हुआ है, कौन सा? कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध। तो चंबल नदी पर मुख्य रूप से 4 बांध बने हुए हैं, जिसे अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी पर बने हुए बांधों का सही क्रम कौन सा है, इसके अपोजिट आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो बांध है उनका सही क्रम कौन सा है। तो अगर पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी पर बनाए गए बांधों का सही क्रम कौन सा है, तो आपको बताना है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज सागर बांध। अगर उत्तर से दक्षिण पूछा जाए तो सबसे पहला कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। तो यह प्रश्न आपको दोस्तों याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी पर बनाए गए बांधों का सही क्रम कौन सा है। तो एक बार पुनः गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। तो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले बात करें कि गांधी सागर बांध की। किसकी बात करें? गांधी सागर बांध की हम बात करें गांधी सागर बांध है, कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। यह बांध 1953 से 60 के मध्य इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? यानी 1953 से 60 के मध्य इस बांध का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर 5 इकाइयां लगी हुई है। कितनी इकाइयां? 5 इकाइयां लगी हुई है। 23 मेगावाट की एक, तो टोटल कितना हो गए? 115 मेगावाट। कितने हो गए? 115 मेगावाट। यानी गांधी सागर जो बांध है यह 1953 से 60 के मध्य इस बांध का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। और यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, यानी 5 इकाइयां है 23 मेगावाट की। 5 × 23 कितना हो गया? 115 मेगावाट यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसका? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो है गांधी सागर बांध। इसके बाद में हम बात करेंगे 2 नंबर है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, क्या नाम है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध का निर्माण करवाया गया था कहां पर? रावत भाटा। स्थान का नाम क्या है? रावत भाटा। रावत भाटा। और 1970 में इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया था। कब है? 1970 में इसका निर्माण क्या करवाया गया था? पूर्ण करवाया गया था। यहां पर अगर विद्युत की बात करें, विद्युत का कितना उत्पादन होता है, तो यहां पर 4 इकाइयां लगाई गई है 43 मेगावाट की। कितने मेगावाट की? 43 मेगावाट की 4 इकाइयां यहां पर लगाई गई है, जो कितना हो गए? 172 मेगावाट। यानी 172 मेगावाट यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यहां पर 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और यहां पर प्रथम रावत भाटा में प्रथम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। विद्युत गृह की स्थापना की गई थी।
इसके बाद में अगर यहाँ की विशेषताएं और देखें तो यह कहा जाता है कि विश्व में सबसे सस्ता बांध कौन सा है, यही बांध बताया गया है। यानी विश्व में सबसे सस्ता बांध यही बताया गया है। इसके बाद में राजस्थान में जल भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा बांध है। यानी जल भंडारण की क्षमता, जल भंडारण की क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का यह सबसे बड़ा क्या है, बांध है। तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया गया पूर्ण 1917 ईस्वी में, जो रावतबाटा में स्थित है। यहाँ पर 4 इकाइयां 43 मेगावाट की एक इकाई यहाँ पर लगी हुई है। टोटल 172 मेगावाट यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर प्रथम परमाणु विद्युत गृह यहाँ पर स्थापित किया गया और यह माना जाता है कि विश्व का सबसे सस्ता बांध यही है। और इसके बाद में जल भंडारण की क्षमता देखी जाए तो जल भंडारण की क्षमता इस बांध की राजस्थान में सर्वाधिक है। क्या है, सर्वाधिक है। तो ये हमने पढ़ा राणा प्रताप सागर बांध। इससे पहले हम बात करें कि यहाँ पर एक चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है। किसका होता है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है। इधर चित्तौड़गढ़ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या होता है, बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी या बामनी नदी। यानी चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा नामक स्थान से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है, बामनी नदी। यह नदी चंबल नदी में मिलने के बाद एक प्रपात का निर्माण होता है, उसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात जो मात्र 18 मीटर ऊंचा है। कितना है, 18 मीटर ऊंचा है। तो बामनी नदी का उद्गम होता है चित्तौड़गढ़ जिले के हरिपुरा नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। वह चंबल नदी में मिलने के बाद एक जलप्रपात का निर्माण होता है, उसका नाम है चूलिया जलप्रपात, जो 18 मीटर ऊंचा है। कितना है, 18 मीटर ऊंचा है। तो यह है चूलिया जलप्रपात। इसके बाद में हम देखेंगे 3 नंबर कौन सा है, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध दोस्तों, जवाहर सागर बांध है यह एक पिकअप बांध भी है। जवाहर सागर बांध है यह एक पिकअप बांध भी है। इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया था, यानी 1962 से लेकर 1973 के मध्य इस बांध का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। यानी 1962 से 1973 के मध्य कोटा के बोराबास, कोटा जिले के बोराबास नामक स्थान पर यह बांध बनाया गया है। जवाहर सागर बांध जो 1962 व 1973 के मध्य इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया, जो कोटा जिले के बोराबास नामक स्थान पर इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ की हम विशेषताएं की बात करें तो यह एक पिकअप बांध है। कौन सा बांध है, पिकअप बांध है। और यहाँ पर विद्युत का उत्पादन कितना होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। यानी यहाँ पर 3 इकाइयां स्थापित की गई है। कितनी इकाइयां, 3 इकाइयां स्थापित की गई है। प्रत्येक इकाई 33 मेगावाट की है। कितनी, 33 मेगावाट की। और टोटल कितना होया, 99 मेगावाट। कितना, 99 मेगावाट। यानी जवाहर सागर बांध 1962 से 1973 के मध्य इस बांध का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। और यह कोटा जिले के बोराबास नामक स्थान पर इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है, 3 इकाइयां हैं, 33 मेगावाट की प्रत्येक इकाई है। और टोटल हो गई 99 मेगावाट यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद में दोस्तों है कौन सा, कोटा, कौन सा, कोटा बैराज सागर बांध। कोटा बैराज सागर बांध, कोटा बैराज सागर बांध है। इसका निर्माण कब किया गया था, 1960 ईस्वी में किया गया था। 1960 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ इस बांध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस बांध से विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, लेकिन सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण बांध कौन सा है, कोटा बैराज सागर बांध। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बांध है जिससे
विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, मात्र कृषि के लिए, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, तो वह है कोटा बैराज बांध, जिसका पूर्ण निर्माण 1960 ईस्वी में करवाया गया था। तो चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला मंदसौर के भानपुर तहसील में, जिसका नाम है गांधी सागर बांध, और फिर इसके बाद चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में राजस्थान में एक बांध बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद में कोटा में बनाया गया है बोराबास नामक स्थान पर, कौन सा, जवाहर सागर बांध, कौन सा, जवाहर सागर बांध। इसी के बाद में कोटा में फिर एक और बांध है, उस बांध का नाम क्या है, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर चंबल नदी पर बनाए गए बांधों का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है। इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कि चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी है। देखिए चंबल नदी की सहायक नदियों में हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। सहायक नदियों की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कौन सी नदी है, काली सिंध नदी। नदी का नाम क्या है, काली सिंध नदी। सबसे पहले हम देखते हैं कि काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, तो काली सिंध नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहां से होता है, मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश से कहां से, देवास नामक स्थान से। देवास जो जिला है, देवास के बांगली गांव की पहाड़ियों से बांगली गांव, यहाँ पर गांव है बांगली, और बांगली गांव की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या होता है, काली सिंध नाम होता है। यह नदी झालावाड़ में एंट्री करती है। कहां पर, रायपुर नामक स्थान पर यह नदी एंट्री करती है और यह नदी चली जाती है कोटा में। कहां चली जाती है, कोटा में यह नदी चली जाती है। और कोटा में यह नदी नौनेरा नामक स्थान पर, नौनेरा नामक स्थान पर यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। नाम क्या है, कोटा जिले के नौनेरा नामक स्थान पर यह नदियां किस नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। यानी हमने पढ़ा कि चंबल नदी की सहायक नदियां, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं काली सिंध नदी को। किस नदी को, काली सिंध नदी को। तो सबसे पहले वही हमारे सामने बात निकल कर आती है कि गुरुजी इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इस नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश राज्य से, देवास से। बांगली गांव है, बांगली गांव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। वह राजस्थान के झालावाड़ जिले के रायपुर नामक स्थान से नदी एंट्री करती है और इसके बाद ये नदी कोटा में बहती हुई ये नदी कोटा के नौनेरा नामक स्थान पे चंबल नदी में मिल जाती है। वह नदी कौन सी है, वह नदी है काली सिंध नदी। उस नदी का नाम क्या है, काली सिंध नदी है, जो देवास के बांगली गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और वह नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले के रायपुर नामक स्थान से यह नदी प्रवेश करती है और कोटा जिले में बहने के बाद ये नदी कोटा में नौनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में अपना जल गिराती है। वह नदी ऐसी कौन सी है, तो वह नदी काली सिंध नदी है। कौन सी नदी है, काली सिंध नदी है। तो ये हमने बात की काली सिंध नदी की। इसके बाद हम बात करेंगे आहू नदी। आहू नदी, नदी का नाम क्या है, आहू नदी। नदी का नाम क्या है, आहू नदी। आहू नदी का भी उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है, मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश से
सुसनेर नामक स्थान से। मध्य प्रदेश के सुसनेर नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। वह झालावाड़ के नंदपुर गांव में यह नदी प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? नंदपुर नामक गांव में यह नदी प्रवेश करती है। उस नदी का नाम क्या है? आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू नदी। आहू नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के सुसनेर नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान में ये एंट्री करती है नंदपुर गांव में। कहां पर? नंदपुर गांव में ये एंट्री करती है। और इसके बाद में यह नदी घाघरों झालावाड़ में यह नदी किस नदी में जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है। किस नदी में? काली सिंध नदी में मिल जाती है। जहां पर यह नदी काली सिंध व आहू नदी का मिलन होता है, दोनों नदियां आपस में मिलती है, उस मिलने को क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। यानी जहां पर आहू व काली सिंध नदियां आपस में मिलती हैं, जहां पर आहू व काली सिंध नदियां दोनों आपस में आकर मिलती है, उस मिलने के स्थान को क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। तो यह है कौन सी नदी? आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू नदी। इसके बाद में जो अगली जो महत्वपूर्ण नदी है, उस नदी का नाम क्या है? परवन नदी। परवन नदी। परवन नदी का उद्गम कहां से होता है? परवन नदी का उद्गम होता है एमपी से। कहां से होता है? एमपी से होता है। वह मालवा के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। मालवा का पठार। मालवा का पठार यानी मालवा के पठार से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। किस नदी का? परवन नदी का। मालवा के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। परवन नदी बारां जिले में बहती हुई यह नदी कोटा जिले में आकर किस नदी मिल जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है। किस नदी मिल जाती है? काली सिंध नदी में मिल जाती है। इससे पहले यह नदी अजनार व घोड़ा पछाड़ की दो नदियों की क्या एक संयुक्त धारा है। अजनार व घोड़ा पछाड़ दोनों नदियों की क्या है? एक संयुक्त धारा है। संयुक्त धारा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? परवन नदी जानी जाती है। यानी घोड़ा पछाड़ व परवन जो ये है अजनार नदी दोनों है, इनकी एक संयुक्त धारा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? परवन नदी जानी जाती है। इसी नदी के किनारे 12 में एक अभयारण्य स्थित है। कौन सा? शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य बहुत ही फेमस है। किसके लिए? सांपों की शरण स्थली। सांपों की शरण स्थली के रूप में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो वह अभयारण्य है शेरगढ़ अभयारण्य। कौन सा है? शेरगढ़ अभयारण्य है, जो सांपों की शरण स्थली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण से फेमस है। ये शेरगढ़ अभयारण्य जो बारां जिले में इसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। तो परवन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के मालवा का पठार से, जहां पर इस नदी के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य है। शेरगढ़ अभयारण्य सांपों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद ये नदी कोटा में आकर काली सिंध नदी में मिल जाती है। इसमें और इसी नदी पर एक दुर्ग बना हुआ है, मनोहरपुर दुर्ग। कौन सा? मनोहरपुर दुर्ग बना हुआ है, वो परवन व काली कोह नदी पर बना हुआ है।
इसके बाद में हम देखेंगे अगली जो नदी है अगली नदी है कौन सी? पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, सीहोर नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। यानी पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी यहाँ से निकलने के बाद 12 जिले में प्रवेश करती है और पुनः यह नदी मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए नदी सवाई माधोपुर के निकट पालिया नामक स्थान पर यह नदी चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर नामक स्थान से, जो 12 जिले में बहती हुई पुनः मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए यह नदी सवाई माधोपुर के पालिया नामक स्थान पर यह नदी मिल जाती है चंबल नदी में। किस नदी में? चंबल नदी में। तो यह है अपनी पार्वती नदी, जिसका उद्गम होता है सीहोर नामक स्थान से। इसके बाद में और देखा जाए कि जो चंबल नदी है यह इधर अपना कौन सा है? एमपी, और इधर है आरजे। यानी इसके बाद में ये नदी दो राज्यों की सीमा पर यह नदी बहती है। तो दो राज्यों की सीमा पर बहने वाली कौन सी नदी है? चंबल नदी है। यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान की दोनों की सीमा पर यह नदी बहती है। दोनों की सीमाओं पर बहने वाली कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और यहाँ से कई बार प्रश्न वो पूछा जाता है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है करौली को। तो राजा कौन सी किन है? तो राजा कहा जाता है धौलपुर को। डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को। और राजा किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। तो हमने पढ़ा कि चंबल नदी को पढ़ा। चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के महू जिले से, जाना पाहू की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या होता है दोस्तों? चंबल नदी होता है। क्या नाम है? चंबल नदी उसका नाम होता है। इसके बाद में ये रतलाम, मंदसौर में इस नदी पर बांध बनाया गया है। कौन सा? गांधी सागर बांध। इसके बाद में ये नदी नीमच से ये नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां पर रावत भाटा में इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। इसके बाद में कोटा व बूंदी की सीमा पर यह नदी बहती है और इनकी सीमा पर एक बांध बनाया गया है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। इसके बाद में यहाँ पर इसी पर एक बांध और बनाया गया है कोटा में, कोटा बैराज सागर बांध। तो ये बांधों का जो क्रम है जो आपको ये याद रखना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इन बांधों का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर इन बांधों का क्रम है क्या है। इसके बाद में ये नदी चली जाती है सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर। धौलपुर के बाद में ये नदी चली जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जिला होता है इटावा और मुरादगंज नामक स्थान पर यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये नदी यमुना जो नदी है यह नदी मिल जाती है गंगा नदी में, और गंगा नदी अपना पानी लेकर जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो है इस नदी का उद्गम। इस नदी पर जो बांध बनाए गए हैं मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले दक्षिण से अगर आपको पूछा जाए तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और यहाँ पे चूलिया जलप्रपात भी बनता है बामनी नदी के सहयोग से। और इसके बाद में यहाँ पर ये है अपना जवाहर सागर बांध। इसके बाद में कोटा बैराज सागर बांध। इसकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, सहायक नदियां, आहू नदी का उद्गम होता है कहां से? आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये नदी कोटा में गागरोन झालावाड़ जो है वहां पर जाकर ये नदी मिल जाती है। किस नदी में? काली सिंध नदी पर। इन दोनों नदियों का जहां पर संगम होता है उसे कहा जाता है सामेला, और इन्हीं नदियों के संगम पर बना हुआ कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। और काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास नामक स्थान के बांगली गांव की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में एंट्री करती है ये रायपुर नामक स्थान से। और इसके बाद में कोटा जिले के नौनेरा नामक स्थान पर ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा परमा नदी।
परवन नदी का जो उद्गम है यह मालवा के पठार से होता है। बारां जिले में इसी नदी के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है। कौन सा अभयारण्य? शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है, जिसे कहा जाता है सांपों की शरण स्थली। किस अभयारण्य को कहा जाता है? शेरगढ़ अभयारण्य को। इसके बाद पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर नामक स्थान से, जो एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 बार मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं बनाती है। तो वह नदी कौन सी है? पार्वती नदी है। इस नदी की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। इसके जल में गांगेसूस नामक स्तनपायी जीव पाया जाता है। स्तनपायी जो जलीय जीव है वह पाया जाता है। यह सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। इसे कामधेनु, श्रमणवती वेदों में कहा गया है। इसे नित्यवाली, बारहमासी नदियां इसे कहा जाता है। यह नदियां यह नदी यहाँ से लेकर कोटा तक यह गहरे गार्जों में बड़ी तीव्रता के साथ बहती है, इसलिए इसे वाटर स्पारी भी कहा जाता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इस नदी की लंबाई है 966 किलोमीटर और राजस्थान में है 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। बिहड़ के रूप में जाने वाली कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। और उत्खात स्थलाकृति, जिसे कहा जाता है बेडलैंड टोपोग्राफी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी। उत्कात स्थलाकृति के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो वह नदी है चंबल नदी, जिसे बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा है चंबल नदी। कौन सी नदी पढ़ी है? चंबल नदी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद साथियों।